हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ आज फोन लाइन पर जिन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रशासनिक सेवा का टेस्ट क्लियर किया है, हमारे सोलन जिला के ही रहने वाले हैं अर्की से कार्तिकेय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्तिकेय जी। नमस्कार सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने HAS एग्जाम क्लियर किया है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी, अभी बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, थोड़ा बताइए कार्तिकेय जी अपनी फैमिली के बारे में, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई? सर बेसिकली मैं अर्की से हूँ, लेकिन मेरी स्कूलिंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिमाचल से हुई है क्योंकि पापा की पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती रहती थी। तो मैं DAV देहरा में पढ़ा हूँ, DAV लठानी में पढ़ा हूँ, DAV चंबा में पढ़ा हूँ, लेकिन जो मेजर मेरी स्कूलिंग है वो दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला से हुई है। 7th से मैंने यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की और +2 तक मैं दयानंद से ही पढ़ा हूँ। उसके बाद सर फिर मैंने BTech NIT हमीरपुर से की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2014 से 2018 तक। 2018 में मैं वहाँ से पास आउट हूँ और उसके बाद फिर मैंने तैयारी करना शुरू किया था। तो सर स्टार्ट से ही आपने ये तय कर रखा था कि मुझे HAS करना है क्लियर? एक्चुअली सर एक तो जब इंजीनियरिंग की तो थोड़ा कंफ्यूजन थी, जैसे सबको इंडिया में होती है कि क्या करना है। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग करते करते फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि थोड़ा प्राइवेट में मैं शायद इतना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। एक तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, पापा भी सर्विसेज में ही हैं, तो थोड़ा ये फैमिली बैकग्राउंड से भी मुझे लगा कि ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थोड़ी बेटर रहेगी। और फिर फाइनली कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने सोच लिया, लेकिन मैंने तैयारी मेनली IAS की स्टार्ट की थी। तो IAS की तैयारी स्टार्ट की, फिर स्टार्टिंग के 2 साल मैं दोनों साथ साथ देता रहा, IAS का भी HAS का भी, लेकिन फिर मेरा दोनों में से कोई भी क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे उस टाइम कोई भी मेरा एग्जाम नहीं निकला। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक जगह मुझे फोकस करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि IAS को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले HAS पे फोकस करके देखते हैं, एटलीस्ट एक सिक्योरिटी हो जाएगी, फिर IAS को बाद में ट्राई करेंगे। बिल्कुल। फिर 2019-20 में मैंने थोड़ा अपना मन HAS की तरफ बना लिया था, फिर इसकी तैयारी स्टार्ट की। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि आपको आपके फैमिली से ही इंस्पिरेशन मिला कि आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए? बिल्कुल सर, मुझसे बड़ी मोटिवेशन पापा ही थे। उनको मैंने बचपन से देखा है काम करते हुए, उनकी ईमानदारी, उनकी डेडिकेशन पब्लिक सर्विसेज के लिए, तो वो मुझे एक तो मोटिवेटिंग लगा। और सेकेंडली जो आप लोगों के लिए कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज में, वो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर में एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो मुझे ये लगा कि शायद इस साइड जाना बेटर रहेगा और ट्राई करके देखते हैं। जी, तो जैसे HAS तो आपने क्लियर कर लिया है, बहुत सारे युवा साथी अभी हमें सुन रहे हैं कार्तिकेय जी, थोड़ा उनके लिए बताएं कि तैयारी किस तरह से की आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए? और सर तैयारी मेरी काफ़ी थोड़ी लंबी चल पड़ी। मेरा काफ़ी स्टार्टिंग में बहुत मिक्स सा रिजल्ट रहा, कई एग्जाम में सक्सेस मिली, कई में नहीं मिली। स्टार्टिंग के 2 साल तो मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ जी। लेकिन फिर मैंने यही है कि मैं थोड़ा पेशेंट रहा और मैं करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतना इजी नहीं है, हमें करते रहना पड़ेगा। तो फिर लकीली 2020 में मेरे एग्जाम्स निकलना स्टार्ट हो गए। 2020 में मेरा अलाइड सर्विसेज का एग्जाम निकला और उसमें मेरा 9th रैंक था। फिर मैंने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पे ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। लेकिन साथ साथ में तैयारी करता रहा क्योंकि एम कुछ और ही था। फिर लकीली नेक्स्ट ईयर मेरा UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्लियर हुआ, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 20 आया। फिर लेकिन जब तक उसकी ज्वाइनिंग आई थी, फिर मेरा 2022 में HAS का फिर से एग्जाम मैंने दिया और उसमें मेरा 8th रैंक आया। लेकिन उस टाइम मुझे SDM वाली सीट नहीं मिली थी, तो फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड एंड सिविल सप्लाईज की पोस्ट मिली, तो मैंने वो ज्वाइन की। और फिर मुझे फिर भी लेकिन वो था कि जो चाहिए वो अभी भी नहीं मिला है, तो मैं फिर तैयारी करता रहा। हिप्पा गया, वहाँ पे भी टाइम निकालते थे, जॉब के साथ भी जितना हो सकता था 5 बजे के बाद टाइम निकाल लेते थे, सुबह 1-2 घंटे निकाल लेते थे टाइम। तो फिर लकीली इस साल अब जो वाली सीट भी मिल गई। मेन तो यही था मेरा कि जो स्टार्टिंग के 2 साल थे उसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा डेडिकेशन से किया। उस टाइम कोई जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई एग्जाम भी नहीं निकल रहा था, तो मैं 8-10 घंटे तो देता ही देता था, क्योंकि उस टाइम बेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में जब मेरा 2 साल में बेस ऑलमोस्ट थोड़ा ठीक मुझे लगा कि अब हो रहा है, थोड़ा एग्जाम्स निकलना स्टार्ट हो रहे हैं, फिर जॉब भी ज्वाइन कर ली। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने अपना स्टडी टाइम थोड़ा डिक्रीज कर दिया, क्योंकि टाइम ऑटोमेटिकली भी डिक्रीज हो गया जॉब के साथ। जी। फिर वो 2020 के बाद मैं 4-5 घंटे ही पढ़ता था। मेरा जो मेन एम होता था कि रोज के रोज मुझे एटलीस्ट न्यूज़पेपर तो करनी ही करनी है। फिर धीरे धीरे टाइम स्टडी का वो कम होता गया, लेकिन आउटपुट लकीली बढ़ती रही, क्योंकि वो रिवाइज ही करना था, तो बार बार रिवाइज कर करके, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि आप जितना रिवाइज करोगे उतना इस एग्जाम में बेटर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट आपको रहना पड़ेगा, अपनी पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी। मुझे भी ऑलमोस्ट 4-5 साल लग गए, लेकिन यही है कि करते रहो, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी। अगर मेरा इस साल भी नहीं होता तो मैं फिर से देता, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब तक नहीं होगा, जब तक मुझे SDM की सीट नहीं मिलेगी, मैं करते रहूंगा। यही मेरी मैसेज है यूथ के लिए कि आप करते रहो, पेशेंट रहो, कभी ना कभी भगवान आपकी सुनेगा। किसी को 1 साल में मिल जाएगा, किसी को 2 साल में, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन बस करते रहो, भगवान पक्का सुनता है एक दिन।
बिल्कुल सही कहा आपने, मेहनत हमेशा हमें करते रहना चाहिए कार्तिकेय जी, और आप सबसे बड़ा इसका उदाहरण हैं। 4-5 साल आपने लगातार तैयारी की और आप जो मुकाम हासिल करना चाहते थे, आप वहाँ पे आज हो। तो अभी आप पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में आ चुके हैं। लक्ष्य क्या है आपका? क्या कुछ समाज में बदलाव आप करेंगे? जिस ओहदे पे फ़िलहाल आप अपनी सेवाएँ देंगे? सर मेरा मेन एम तो ये होगा कि मैं जिस भी जिला में जाता हूँ, जिस भी जगह पे जाता हूँ, तो वहाँ की एक तो लोकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करूँ। जी। तो हमारा ये अप्रोच होती है जनरली इंडिया में कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हमने रखते हैं, लेकिन अब हम देखें कि हर छोटे से छोटे इलाके की प्रॉब्लम्स अलग हैं, वहाँ के लोग अलग हैं। तो एक तो वहाँ के कल्चर को स्टडी करूंगा सबसे पहले जाके, फिर देखूंगा कि वहाँ के लोकल रीति रिवाज कैसे हैं, लोकल लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है एग्जैक्टली। तो उस पर फोकस करते हुए बिल्कुल शॉर्ट उससे मैं कोशिश करूंगा। ऐसे कोई मैंने बहुत बड़े टारगेट्स नहीं रखे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं पूरा समझना चाहता हूँ कि बेसिक ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस अकॉर्डिंगली मैं काम करने की कोशिश करूंगा। चैलेंजेस क्या कुछ आपने फेस किए यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का है। इस स्टडीज में कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम बाद जब आप सिलेबस 1-2 बार पढ़ लेते हो, उसके बाद भी अगर आपके एग्जाम नहीं निकलते तो आपका फिर चीज़ों को पढ़ने का मन नहीं करता है। जी जी। लेकिन फिर भी आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है कि जिसलिए स्टार्ट किया है वो तभी हमें मिला नहीं है, तो जैसे भी अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ में मुझे ये भी पर्सनल चैलेंज मेरा थोड़ा रहा कि मेरी हेल्थ इतनी सही नहीं रही, काफी मुझे इश्यूज रहे। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल तो बहुत हार्ड टाइम रहा, लेकिन वही था कि फिर मैंने थोड़ा योगा मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट किया, थोड़ा मैंने फिर वॉक वगैरह स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टार्टिंग के 2 साल सिटिंग करके थोड़ा सिस्टम थोड़ा बिगड़ना से स्टार्ट हो गया था। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक तो हमें अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैंने थोड़ा वो चीज़ इग्नोर की, तो वो अभी तक मुझे लगता है कि चीज़ वो गलत की, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और एक बार हेल्थ बिगड़ जाए तो वो सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हेल्थ का हमें ध्यान रखना चाहिए, सेकेंडली कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि पेशेंट रहो, बस करते रहो, कभी ना कभी पक्का कुछ ना कुछ भगवान देगा आपको। अगर सच्ची आप डेडिकेशन से करोगे तो बिल्कुल हेल्प कहीं ना कहीं से मिलती है। तो यही है। कार्तिकेय जी, अभी बहुत से लिसनर्स आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, खासकर हमारे युवा साथी जो आप ही की तरह HAS बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं। थोड़ा बहुत आपने बताया कि संयम रखना है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। इसके अलावा क्या कुछ और टिप्स आप उन्हें देंगे ताकि वो मोटिवेट हो? इसके अलावा तो सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक तो जो हमारे बेसिक्स हैं, हमारी NCERTs हैं, उस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। हम सोचते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पहले हम पकड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें हमेशा बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। NCERTs जो आपकी +2 तक की हैं, उनको जब तक बंदे को लगे कि उसको कॉन्फिडेंस ना आए कि अब मेरे को इस पे थोड़ी पकड़ है, तब तक उसको थोड़ा सा ऊपर मूव करने से थोड़ा NCERT स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए पहले तो पहले तो अपना बेस, जितना फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना अच्छा है। सेकेंडली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। रोज मैं होता था, बहुत रेयर कभी हुआ होगा मेरे ऐसे 3-4 सालों में कि कभी मिस हुआ, कभी मैं घूमने वगैरह निकल गया, तब भी मैं सोचता था कि PDF डाउनलोड कर लूँ। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उससे हम करंट अफेयर्स का पता लगता रहता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग से हमारी आंसर राइटिंग खुद डेवलप होती रहती है, क्योंकि उसमें जब हम नए एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, नए वे ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कैसे चला जाता है वो मुझे भी नहीं पता लगता। जब मैं 2018-19 में स्टार्ट की तैयारी, तो उस टाइम मेरा इतना सही नहीं था, लेकिन अब शायद वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम न्यूज़पेपर पढ़ के फिर थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग भी मैंने की। तो वही है कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अब तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है, तो सब कुछ आपको जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सको वो करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जर्नी में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अखबारों का बहुत योगदान रहता है आगे बढ़ने में, देश दुनिया से वो हमें कनेक्टेड रखते हैं। थोड़ा बताएं, हॉबीज किस तरह की है आपकी? एक्चुअली सर स्टार्टिंग में तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरी ऑनेस्टली कोई हॉबी नहीं थी, मैं सिर्फ पढ़ता रहता था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा था, लेकिन सर जब मेरी जॉब लगी, फिर जब मैं एक्साइज इंस्पेक्टर लगा, उसके बाद मैं थोड़ा, एक तो मैं घूमना फिरना ये करता रहता था, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं साइकिलिंग पे काफी फोकस रखता था। शिमला में एक तो यहाँ पे साइकिलिंग का काफी अच्छा भी है, समर हिल साइड चल जाता था, कभी कभी बालूगंज साइड चले जाता था। तो साइकिलिंग एक मेरे लिए काफी, मतलब मुझे उससे काफी फ्रेश फील होता था। साइकिलिंग मेरी हॉबी थी, बाकी नॉर्मली घूमना फिरना यही था, ऐसी कोई स्पेसिफिक मेरी हॉबी नहीं थी। कभी कभार होता था कि 5-6 महीने में या 2-3 महीने में ट्रैकिंग पे चले गए, कभी करोल चले गए, तिरोन चले गए। तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को इससे बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है और
मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप लगातार पढ़ते रहो तो उससे एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल थोड़ी आपको पीरियोडिक ब्रेक्स लेना जरूरी है, या वो आप 10 दिन बाद ले सकते हो, कोई किसी को ठीक लगे हफ्ते बाद भी ले सकता है, कोई 1 महीने बाद भी ले सकता है। तो बेसिकली वही है कि हर बंदे की स्ट्रेटेजी अलग है, हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग है। बस आपको देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है अपने हिसाब से, और वो आपको खुद ही पता होगा कि आपके लिए क्या बेटर है। वो आपको कोई बाहर से बोले कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, उस पर मत जाओ। किसी को हो सकता है वो 5-6 घंटे में हो जाए याद, किसी को 8-10 घंटे में हो। तो बस अपने हिसाब से आप देखो कि आपको क्या सही लग रहा है, उसको करते रहो, बस डायरेक्शन थोड़ी सही रखो जी। वही मैसेज है मेरा। बहुत ही शानदार मैसेज आपने दिया है कार्तिकेय जी, और जितने भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं जरूर उन्हें एक बूस्टर मिलेगा आपकी इन बातों के माध्यम से। और कार्तिकेय जी, रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।